नमस्कार साथियों, एक बार फिर से चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके लिए अभ्यास प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। शब्द के अपन प्रकार पढ़ रहे थे और उनमें से दो प्रकार अपन पढ़ चुके थे, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक व्युत्पत्ति के आधार पर। दोनों के उत्पत्ति के आधार में अपन ने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द पढ़ा था और व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ पढ़ा था। इन दोनों से ही संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं मेरे मित्रों। मैं आज आपके सामने, आप मेरे साथ जिस विश्वास के साथ में जुड़े हैं वो विश्वास से बनाए रखें। आपके विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा, बस आप तो इसी प्रकार से अपना विश्वास मेरे साथ बनाए रखें। तो मित्रों, आज अपन देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कैसी है और अपन ने जो पढ़ा है वो पूरा का पूरा अपना रिवाइज होगा। तो शुरू करते हैं आज की अपन प्रश्नोत्तरी। और पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना मित्रों, प्रश्न को ढंग से पढ़ना। और ढंग से पढ़ने से मतलब है ये नहीं को पढ़ना, क्योंकि अपन क्या पढ़ते हैं प्रश्न में, निम्न में से तत्सम शब्द है, नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस यहां जो है इसको प्रायिकता देनी है आपको। इस यहां जो आपकी नजरें हैं वो यहां जानी चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, नहीं और किसके संदर्भ में, तत्सम के संदर्भ में पूछ रहा है। अब आपके दिमाग में अपन ने जो तत्सम पढ़ा था, पहले वाले वीडियो में जो अपन ने तत्सम पढ़ा था, वो जानकारी आपके दिमाग में आनी चाहिए। और अपन ने तत्सम के संदर्भ में क्या पढ़ा था मित्रों, अपन ने पढ़ा था तत्सम वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन किस रूप में, जैसा प्रयोग उनका संस्कृत में हो रहा था वैसा का वैसा प्रयोग अपन किस में कर रहे हैं, हिंदी भाषा में कर रहे हैं। तो वही शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। फिर मैंने आपको तत्सम के संदर्भ में बताया था कि किसी भी शब्द का सबसे शुद्ध रूप जो होता है, परिष्कृत रूप जो होता है, परिमार्जित रूप जो होता है, या ये कहें कि संस्कृत निष्ठ रूप जो होता है, वही क्या होता है, तत्सम होता है। मित्रों, पीछे वाली जो बातें उनको मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी तक अपन ने जो 4 क्लास अपनी हुई है, वो चारों क्लासों का जो सार है वो सार आपके सामने आ जाएगा। तो यह मैंने बताया था कि जो शब्द उच्चारण करने में अपने कठिनाई हो, अपन उच्चारण करें और उसका उच्चारण कठिनाई से हो, वो तत्सम होगा। और बाकी क्या होंगे, तद्भव। तो देखो यहां पूछ रहा है तत्सम नहीं है, पूछ रहा है, इसका मतलब 3 तत्सम है और 1 तत्सम नहीं है। तो जो 1 तत्सम नहीं है वही अपना क्या होगा, उत्तर होगा। देखो यहां पहला आ रहा है सभ्यता। एक बार चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें, अवलोकन, हासिल, आवश्यकता। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि जो अपने घर पे बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो कौन से शब्द का उच्चारण आसानी से कर लेते हैं, प्राय वो बोलने में किस शब्द का प्रयोग करते हैं, बोलो, वो हासिल शब्द आराम से बोलते हैं, आसानी से उच्चारण हो जाता है उनसे हासिल शब्द का। जब यदि कोई वस्तु उनको लेनी हो, प्राप्त करनी हो, तब भी वो हासिल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब तत्सम नहीं है पूछ रहा है, और किसके उच्चारण में सरलता है, हासिल के उच्चारण में सरलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। क्या था, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब सभ्यता भी तत्सम है, अवलोकन भी तत्सम है और आवश्यकता भी क्या है, तत्सम है। लेकिन मित्रों यहां ये ध्यान रखना हमेशा कि प्रत्येक तत्सम शब्द का तद्भव हो ये जरूरी नहीं है। प्रत्येक तत्सम शब्द का तद्भव हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक तद्भव शब्द का तत्सम जरूर होगा। ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूं, प्रत्येक तत्सम शब्द का तद्भव नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक तद्भव शब्द का तत्सम जरूर होगा। क्योंकि यदि तद्भव रूप बना है तो वो तत्सम से ही आया है, और तत्सम से आया है तो उसका एक कहने का मतलब तद्भव का तत्सम जरूर होगा, लेकिन प्रत्येक तत्सम का तद्भव नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, दूसरा है, देखो निम्न में से तत्सम शब्द है, क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द है पूछ रहा है ना, इसका मतलब शब्द का शुद्ध रूप, परिष्कृत रूप, संस्कृत निष्ठ रूप, जिसके उच्चारण में कठिनता हो, जिसका उच्चारण आसानी से नहीं हो पाए। ऑप्शन को पढ़ो, जमीन, शून्य, खुद, मजबूत,
तत्सम शब्द है, पूछ रहा है। बोलो जमीन शब्द का प्रयोग सभी लोग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। फिर खुद शब्द का प्रयोग सभी लोग करते हैं कि मैं खुद चला जाऊंगा। बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी खुद शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, जमीन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और मजबूत शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनसे किसका उच्चारण नहीं हो पाएगा? शून्य का उच्चारण नहीं हो पाएगा। और मैंने देखो यहाँ संयुक्ताक्षर आ रहा है, संयुक्त वर्ण आ रहा है, न में यह मिला हुआ है, न में क्या मिला हुआ है? यह मिला हुआ है। तो ध्यान रखना संयुक्त वर्ण जहां आता है, संयुक्ताक्षर से संबंधित जो उदाहरण होते हैं वो प्राय ज्यादा से ज्यादा किस में रखे जाते हैं? तत्सम में रखे जाते हैं। और यहां देख लो संयुक्ताक्षर में एक ही आ रहा है, बाकी किसी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो तत्सम पूछ रहा है। तो इसमें देखो यहाँ संयुक्ताक्षर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो गया? शून्य हो गया। क्या पूछ रहा था? निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम पूछ रहा है, तो इसका मतलब तत्सम शब्द कौन सा है? शून्य है। मित्रों विश्वास बनाए रखें, आपका जो विश्वास है उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से आपको गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण जानकारी दी जाएगी। बस आप तो इसी प्रकार से मेरे साथ विश्वास के साथ में जुड़े रहें। तीसरा प्रश्न देखो, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, प्रश्न को समझो। क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। और ऑप्शन देखो क्या है? यौगिक, योग, रूढ़। रूढ़ आ रहा है, इसका मतलब अपन से ये पूछना चाह रहा है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द। मित्रों योगरूढ़ शब्द, इन्हें तीनों की जानकारी मैंने आपको बताई थी और सीधी सीधी जानकारी मैंने बताई थी कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के उदाहरण रूढ़ शब्द में नहीं आएंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के उदाहरण किस में आएंगे? यौगिक में। और योग रूढ़ में बताया था बहुब्रीहि समास। ये जानकारी आपको मैंने पहले प्रदान की थी। अब यहां तो परिभाषा आ गई और परिभाषा दे दी इसने। फिर मैंने आपको बताया था कि यहां सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं, सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं। और इसमें बताया था सार्थक टुकड़े होंगे, सार्थक टुकड़े होंगे, यही तो बताया था। अब आप खुद अनुमान लगाओ कि सार्थक टुकड़े हो रहे हैं, इसका मतलब कोई एक शब्द अपने सामने दिया हुआ होगा। जैसे अपन शब्द लें, अपने सामने शब्द लिखा हुआ है, अपन लें विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द ले लिया। अपन लें जैसे विद्याधन, दो शब्द अपने सामने लिखे हुए हैं। यहां देखो सार्थक टुकड़े होंगे। अब जो विद्याधन है ये शब्द है, इसके अपन सार्थक टुकड़े करें तो विद्या प्लस धन हो गया। तो एक शब्द तो ये हो गया और एक शब्द ये हो गया। कितने शब्द आ गए? दो। और दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं। अब यहां देखो दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों, बोलो एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, तो दो हो गए और कोई तीसरा भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने शब्द क्या कहलाएंगे? दिमाग लगाओ, क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे, योग रूढ़ कहलाएंगे, रूढ़ कहलाएंगे या समानार्थक कहलाएंगे? ध्यान रखना, यौगिक सार्थक टुकड़े होंगे, इसका मतलब सार्थक टुकड़े हो रहे हैं तो वो दो शब्द हैं या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। योग रूढ़ बहुब्रीहि समास है, कोई तीसरा अर्थ होना चाहिए, तो यहां तो कोई तीसरे अर्थ की बात ही नहीं हो रही है परिभाषा में। रूढ़ शब्द सार्थक टुकड़े नहीं होंगे, जब सार्थक टुकड़े नहीं होंगे तो शब्दों को कहां से जोड़ पाएंगे अपन? और समानार्थक ये तो होगा ही नहीं, यानी चौथा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तीन ऑप्शन बचे अपने सामने। तो सार्थक टुकड़े किसमें होते हैं? यौगिक में होते हैं मित्रों। किसमें होते हैं? यौगिक में होते हैं। पहले वाली जितनी भी क्लास हुई है उसमें मैंने आपको यौगिक बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, उसमें देखना उस वीडियो को। और यौगिक में वहां लिखा है सार्थक टुकड़े होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों या अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, अगला देखो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पहले ही प्रश्न में मैंने कहा था प्रश्न को ध्यान से पढ़ना।
नहीं, इसको हमेशा ध्यान से पढ़ना, बस ये नहीं गड़बड़ कर देता है। अपन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में प्रश्न कौन सा शब्द तत्सम है पढ़ लेते हैं, नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि प्रश्न जब अपन को, जैसे मान लीजिए अपन पेपर कर रहे हैं, अपन ने पेपर की शुरुआत की, अपन 10-15 प्रश्न कर लिए, सभी प्रश्न अपन को आ रहे हैं, तो अपन उत्साह में प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो वहां ये जो नहीं है इसका यानी इसको पढ़ नहीं पाते अपन, क्योंकि उत्साह अपने में इतना रहता है कि ये सारे प्रश्न तो मेरे को आ रहे हैं, और वहां नहीं को खा जाते हैं अपन, और ये नहीं क्या कर देता है अपन को नीचे ले आता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। तत्सम नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब 3 जो ऑप्शन है उनमें तत्सम है और एक में ऑप्शन में तत्सम है नहीं है। ऑप्शन को पढ़ो, प्रयुक्त, बोलो आसानी होगी क्या उच्चारण करने में, नहीं होगी ना। और बोलो इसमें संयुक्त अक्षर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, संयुक्त वर्ण आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्रय भी आ रहा है, उधर देखो जो तय और कै मिला उसमें भी संयुक्त आ रहा है। फिर देखो तीसरा ऑप्शन उपार्जन, मैंने बताया था यदि हलंत रह का प्रयोग, ऊपर वाले रह का प्रयोग किसी शब्द में आ जाए तो तत्सम होता है। ध्यान से सुनो, मैंने जो बातें बताई थी पहले वाले वीडियो में, जो बातें बताई थी, तत्सम तद्भव जहां आपको पढ़ाया था, रूढ़ शब्द यौगिक शब्द आपको जहां पढ़ाया गया था, उसको अपने जानी कि दिमाग में घुमाओ उन बातों को कि मैंने क्या बातें बताई थी आपको, अपने दिमाग घुमाओ, जल्दी घुमाओ। बताया था संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर का प्रयोग किसमें होता है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग किसमें, तत्सम में होता है। तो ये संयुक्ताक्षर आ रहा है, बोलो तत्सम है या नहीं है, तत्सम है। जबकि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब ये तो तत्सम है। तीसरा ऑप्शन देखो ऊपर आ रहा है, और मैंने बताया था कहीं भी यदि ऊपर रह का प्रयोग हो जाएगा तो वो शब्द भी क्या होगा, तत्सम होगा। तो ये भी क्या है, तत्सम है। द्राक्षा, द्राक्षा, द और रे संयुक्त हो रहा है या नहीं हो रहा, संयुक्त आ रहा है, और संयुक्ताक्षर ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी तत्सम है। एक बच गया, कौन सा, हिसाब। कौन सा बचा मित्रों, हिसाब बच गया। बोलो जो पिछले वाले वीडियो में जो बातें बताई थी वो काम आ रही है अपने प्रश्न करने में, तो उन वीडियो को ध्यान से देखें मित्रों। तो इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हिसाब शब्द क्या नहीं है, तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न देखें मित्रों, देखो निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, क्या पूछ रहा है, विदेशी पूछ रहा है। यहां मित्रों ध्यान रखना, यहां तो सीधा विदेशी पूछ लिया, लेकिन विदेशी में भी आजकल प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है। विदेशी में अरबी का कौन सा है, फारसी का कौन सा है, पुर्तगाली का कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां तो सीधा सीधा पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। और विदेशी शब्द हमेशा ध्यान रखना, अपन अपनी जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो ज्यादातर शब्द क्या होते हैं, विदेशी होते हैं। बोलो यहाँ लोटा, चाकू, आटा, पेट, लोटा मनगढ़ंत शब्द है, यानी कहने का मतलब देश शब्द है, आटा ये भी, और पेट, तो इसका मतलब कौन सा शब्द विदेशी है, चाकू शब्द क्या है, विदेशी है। और इनमें देखो विदेशी शब्द जो है इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनका कोई तरीका नहीं है। क्यों नहीं है तरीका, क्योंकि बहुत सारे शब्द, भाई चाकू शब्द लिखा हुआ है, अब इस चाकू शब्द में क्या बनाए कि भाई ये विदेशी है, कैसे याद, क्या नियम बना दें कि भाई ऐसे बना दें कि चय जिसमें आ जाए वो विदेशी होगा, क्योंकि ये तो तत्सम तद्भव में भी आता है। तो ये शब्द आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे मित्रों। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा चय आ जाए तो ये विदेशी होगा, या कै में ऊ की मात्रा आ जाए तो विदेशी होगा, नहीं, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, अलग अलग याद करने पड़ेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चाकू। अगला प्रश्न देखें मित्रों, ताम्र का तद्भव क्या है, इसका मतलब प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, ताम्र का तद्भव क्या है, इसका मतलब ये जो शब्द है ये क्या है, तत्सम है। ताम्र शब्द क्या है, तत्सम है। और ताम्र शब्द का क्या पूछ रहा है, तद्भव रूप पूछ रहा है। तो देखो तद्भव, चांदी, पहला ऑप्शन चांदी आ रहा है, चंद्र बिंदु आ रही है, इसका मतलब तद्भव तो ये भी है। फिर सोना, फिर तांबा, और फिर क्या आ रहा है, पीतल। ताम्र, तांबे को कहते हैं मित्र, किसको कहते हैं, तांबे को कहते हैं। तो तांबा, ताम्र का तद्भव क्या होगा, तांबा होगा। और देख लो इसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है, मैंने बताया था चंद्र बिंदु का जहां प्रयोग होता है वो शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो ताम्र का तद्भव क्या होता है, तांबा होता है। अगला देखिए प्रश्न, देखो तद्भव शब्द घड़ी
का तत्सम रूप है। क्या पूछ रहा है? तद्भव शब्द घड़ी, यानी ये जो घड़ी है ये कैसा रूप है? तद्भव रूप है। और आपको बताना क्या है? उसका तत्सम रूप बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है? तो तद्भव शब्द, तद्भव शब्द अपने सामने दिया हुआ है और उसका क्या पूछ रहा है? तत्सम पूछ रहा है। और तद्भव शब्द अपने सामने है घड़ी। अब ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं मित्रों, इनमें आप खुद देखो, घड़ियाल, घाट, घंटी। घंटी तो इसका अपन देखो, घड़ियाल आसानी से उच्चारण हो रहा है, घाट का भी आसानी से उच्चारण हो रहा है, घंटी, घंटी देखो इसका भी आसानी से उच्चारण हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? घट्टिका। भैया आपने सुना है, आप कौन सा नाम प्रयोग में लाते हैं? घड़ी प्रयोग में लाते हैं ना। अब आपने कौन सा नाम नहीं सुना? घंटी भी आपने सुना है, घाट भी सुना है, घड़ियाल भी सुना है, लेकिन घट्टिका, तो यही इसका क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। अगला देखें मित्रों, किस कर्मांक का शब्द तद्भव है? किस कर्मांक का शब्द तद्भव है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तद्भव है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इन चार में से तद्भव शब्द कौन सा है वो बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है वो बताना है। देखो, कूप पहला ऑप्शन है, कूप कुआ होता है, केला कदली होता है, काक कौवा होता है, कूट कूड़ा होता है। क्या पूछ रहा है? तद्भव पूछ रहा है। कूप कुआ, काक कौवा, तो काक ये भी तत्सम, कूप ये भी तत्सम। बोलो भाई, कुआ है, अपन कुआ ही बोलते हैं, कूप नहीं बोलते ना, तो कूप नहीं बोला गया। इसका मतलब जो नहीं बोला गया वो कौन सा है? तत्सम है, तो कूप नहीं बोला गया, तत्सम। काक सभी कौवा बोलते हैं, काक कोई नहीं बोलता है, इसका मतलब काक भी क्या है? तत्सम। कूट कूड़े को कहते हैं, कोई बोलता है? नहीं बोलता। कूट कोई नहीं बोलता ना, इसका मतलब ये भी क्या है? तत्सम है। तो एक बच गया अपने सामने, क्या? केला। तो यही क्या है? तद्भव है। इसका जो तत्सम है वो होता है कदली। अगला देखें, चाय किस भाषा का शब्द है? देख लो, अब चार ऑप्शन आ गए हैं। विदेशी शब्द है चाय। बोलो, अपन दिनचर्या में काम में लेते हैं या नहीं काम में लेते? चाय शब्द को लेते हैं ना। तो मैंने कहा दिनचर्या में काम लेने वाले अपन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि वो विदेशी शब्द हैं। तो पूछ रहा है चाय किस भाषा का है। दोस्तों, ये अब आपको याद ही करना पड़ेगा कि चाय किस भाषा का शब्द है। चाय कौन सी भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। अगला देखें, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। भाई, उत्पत्ति के आधार पर अपन ने शब्दों का विभाजन किया है। इसका मतलब तत्सम, तद्भव, देशज, संकर किया है ना उत्पत्ति के आधार पर। अब ये पूछ क्या रहा है प्रश्न में? प्रश्न में पूछ रहा है उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। जिनके जन्म का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखो, तत्सम संस्कृत से आए हुए शब्द हैं और उनका प्रयोग ज्यों का त्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब जन्म संस्कृत से हुआ है, और जहां जैसा अपन संस्कृत में प्रयोग कर रहे हैं वैसा ही हिंदी में प्रयोग कर लिए। फिर है देखो तद्भव, तद्भव का जन्म भी किससे? संस्कृत से ही हुआ है। इसका जन्म भी किससे? संस्कृत से। फिर है देखो देशज, इनका जन्म, ये मनगढ़ंत शब्द होते हैं। ये कैसे शब्द होते हैं? मनगढ़ंत शब्द होते हैं। इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं रहता है, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष की भाषाओं के शब्द होते हैं, और क्षेत्र विशेष की भाषाओं के शब्द मनगढ़ंत होते हैं। इसका मतलब कौन से शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है? देशज शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तो क्या उत्तर होगा इसका? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज कहा जाता है मित्रों। उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मनगढ़ंत शब्दों को क्या कहते हैं? मनगढ़ंत शब्दों को क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। अगला देखें, आगे है देखो मित्रों, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा है? देखो क्या पूछ रहा है, योगरूढ़। अब दिमाग में लेके आओ, मैंने क्या बताया था योगरूढ़ के बारे में? आपको दो तरीके बताए थे मैंने आपको योगरूढ़ के, और सीधा सरल तरीका मैंने बताया था कि बहुब्रीहि समास का कोई भी उदाहरण आ जाए योगरूढ़ कर देना। बोलो, बताया था या नहीं बताया था? बताया था। तो या इनमें देखो बहुब्रीहि समास कौन सा है?
बस आपको आगे दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको इतना देखना है कि इसमें बहुब्री समास कौन सा है। बोलो पीला बहुब्री समास है, नहीं है। घुड़सवार बहुब्री समास है, नहीं है। लंबोदर बहुब्री समास है, लंबा है जिसका उदर अर्थात तीसरा अर्थ लिया गया क्या, गणेश। बहुब्री समास किस में हुआ, लंबोदर में हुआ। और क्या पूछ रहा है, योग रूढ़, और योग रूढ़ में कौन से शब्द आते हैं, बहुब्री समास के आते हैं। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो गया, लंबोदर हो गया। और नाक देख लो, ये भी बहुब्री में नहीं आता है। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए थे, चार ऑप्शनों में से एक ही बहुब्री समास का उदाहरण है, बाकी बहुब्री समास के उदाहरण नहीं है। तो दूसरा जो अपन ने परिभाषा के आधार पर पढ़ा था वो तो यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो योग रूढ़ से संबंधित कैसा भी प्रश्न आ जाए, आपको सीधा याद रखना है कि बहुब्री समास के उदाहरण ही किस में रखे जाएंगे, योग रूढ़ में रखे जाएंगे, बाकी अन्य कोई उदाहरण योग रूढ़ में नहीं आएगा। अगला देखें मित्रों, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्या पूछ रहा है, सार्थक खंड वाले। अब याद करो, परिवार मैंने यहां बोर्ड पे भी लिखा था, जब आपको मैंने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द इन तीनों के बारे में बताया था, तो रूढ़ शब्द में मैंने यहां लिखा था सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यौगिक में मैंने लिखा था सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, और योग रूढ़ में लिखा था निर्माण यौगिक शब्दों के समान लेकिन अर्थ रूढ़ शब्दों के समान निकलता है। याद आई तीनों बातें, या आई ना याद, यही तीनों बातें मैंने लिखी थी। बोलो एक बात आपके सामने आ गई या नहीं आ गई, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कौन से कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। जिनके सार्थक टुकड़े हो सकते हैं, सार्थक खंड कर सकते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो क्या उत्तर हो गया मित्रों, यौगिक उत्तर हो गया। तो देखो पीछे वाले वीडियो जितने भी अपन ने यानी देखे हैं, वो सारी बातें इन प्रश्नों पे लागू हो रही है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी पिछली जितने भी एग्जाम हुई है प्रतियोगी, उन प्रतियोगी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है, और आप आसानी से उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो देखो अगला प्रश्न, योग रूढ़ शब्द का अर्थ है। क्या पूछ रहा है, योग रूढ़ शब्द का अर्थ पूछ रहा है। इसका मतलब बहुब्री समास से होगा, जो बहुब्री समास का अर्थ होता है वही योग रूढ़ का अर्थ होगा, जो बहुब्री समास का अर्थ होता है वही किसका होगा, योग रूढ़ का अर्थ होगा। बोलो रटने की आवश्यकता, मैंने बताया आपको कि योग रूढ़ में कौन से उदाहरण आते हैं, बहुब्री के उदाहरण आते हैं। तो आपको बहुब्री की पहचान देख लो, इन चार ऑप्शनों में जो बहुब्री की पहचान होगी वही उसका क्या होगा, उत्तर होगा। पहला देखो, जिसमें कोई रूप परिवर्तन न हो, बहुब्री समास की ये परिभाषा नहीं होती। फिर दूसरा देखो, जिसका अर्थ निश्चित हो, ये भी नहीं होती बहुब्री समास की परिभाषा। जिसकी कोई व्युत्पत्ति ज्ञान न हो, ये भी नहीं होती। चौथा, जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताएं, वही बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं। जो सामान्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ बताएं। मैंने बताया था योग रूढ़ में कि इन शब्दों का निर्माण तो यौगिक शब्दों के समान होता है, लेकिन अर्थ रूढ़ शब्दों के समान निकलता है। अर्थात ये कोई तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, कोई तीसरा अर्थ देते हैं। तो बोलो कोई तीसरा अर्थ विशेष अर्थ हो गया ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, योग रूढ़ शब्द का अर्थ पूछ रहा था। तो योग रूढ़ शब्द का अर्थ होगा जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताएं या अन्य अर्थ बताएं, वही क्या होगा, इसका अर्थ होगा। अगला देखें मित्रों, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द है। क्या पूछ रहा है, रूढ़ शब्द पूछ रहा है ना। अब रूढ़ शब्द के बारे में, जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक बात तो यह आपको ध्यान में रखनी है, एक ध्यान में रखनी है, रूढ़ शब्द वो होंगे जिनमें न तो संधि होनी चाहिए, न समास होना चाहिए, न कोई उपसर्ग होना चाहिए, और न ही कोई प्रत्यय होना चाहिए। देखो वाचनालय संधि है मेरे मित्र, इसमें वाचन प्लस आलय संधि होगी ना, तो संधि के उदाहरण आते हैं क्या रूढ़ शब्द में, नहीं आते हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन है नहीं होगा। समतल, भाई इसके समतल के सार्थक टुकड़े कर सकते हैं, सम प्लस तल सार्थक हो गए ना टुकड़े। फिर तीसरा है विद्यालय, विद्यालय में भी संधि है मित्र। क्या संधि है, विद्या प्लस आलय। एक ऑप्शन बच गया आपके सामने पशु,
पशु शब्द में कौन सी संधि पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी ना। समास पढ़ा है? नहीं पढ़ा। कोई उपसर्ग? नहीं। कोई प्रत्यय? तो नहीं पढ़ा। इसका मतलब पशु शब्द इसका क्या होगा? उत्तर होगा। क्या पूछ रहा था? रूढ़ शब्द पूछ रहा था। बोलो अपने पिछले वाले वीडियो में जितनी बातें मैं बताई थी वो बातें प्रश्नों के ऊपर लागू हो रही है नहीं हो रही? तो मित्रों उन वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखें। अगर आपने उन वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो क्या उत्तर हो गया? पशु उत्तर हो गया। अगला देखें मित्रों, यौगिक शब्द कौन सा है? क्या पूछ रहा है? यौगिक पूछ रहा है। इसका मतलब संधि का उदाहरण भी होगा, समास का भी हो सकता है, उपसर्ग का भी हो सकता है और प्रत्यय का भी हो सकता है। लेकिन समास में कौन से समास का नहीं होगा? बहुब्रीहि समास का। यौगिक के बारे में पूछ रहा है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण किस में आते हैं? योग रूढ़ में आते हैं। तो करो बोलो पंकज बहुब्रीहि समास है या नहीं है? है ना। कमल को कहते हैं। तीसरा अर्थ कोई विशेष अर्थ ग्रहण किया जा रहा है कमल। पंकज में कौन सा? बहुब्रीहि समास है। इसका मतलब पंकज कैसा शब्द हो गया? योग रूढ़ हो गया। दूसरा पाठशाला, पाठ प्लस शाला यानी पाठ की शाला समास हो गया। कौन सा? तत्पुरुष। इसका मतलब ये भी क्या पूछा है? यौगिक शब्द पूछ रहा है। फिर देखो दिन, दिन में कोई समास संधि उपसर्ग प्रत्यय टुकड़े कर सकते हैं? दी प्लस न नहीं हो सकते ना। फिर है जलज, कमल। तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाएगा, विशेष अर्थ ग्रहण किया जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो ये हो गया योग रूढ़। फिर जलज क्या हो गया? योग रूढ़। फिर दिन देखो इसके टुकड़े नहीं हो सकते, न इसमें संधि है, न समास है, न उपसर्ग है, न प्रत्यय है। तो ये कैसा हो गया? रूढ़। अब एक उदाहरण बच गया आपके सामने, पाठशाला। यही इसका क्या होगा मित्र? उत्तर होगा। तो यौगिक शब्द कौन सा होगा? पाठशाला। बोलो जो बातें बताई थी वो लागू हो रही है नहीं हो रही? प्रश्न हो रहे हैं आसानी से? उत्तर दे पा रहे हैं? मित्रों उत्तर आसानी से देंगे आप। बस आप तो इनमें जो क्लासें हैं इन क्लासों को ध्यान से देखते रहिए और अपने आप उत्तर निकालेंगे। आप विश्वास बनाए रखें, आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा। मित्रों निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। क्या पूछ रहा है? तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तत्सम तद्भव दोनों, यानी पहले वाला जो है वो तत्सम होगा, दूसरा क्या होगा? उसी का तद्भव होगा। और जो शुद्ध है वो तो नहीं बताना आपको, अशुद्ध वाला बताना है। क्या बताना है? अशुद्ध। और कई बार प्रश्न में अपन ये भी गड़बड़ कर देते हैं, पूछ रहा है अपन से क्या? अशुद्ध, और अपन इसको क्या पढ़ बैठते हैं? शुद्ध पढ़ बैठते हैं। और फिर घर आकर देखते हैं, अपन वहां तो खुश होते हैं ये प्रश्न तो मेरा सही होगा, लेकिन घर आकर देखते हैं अरे ये तो अशुद्ध पूछ रहा था। ए को खा गए। तो मित्रों ध्यान से रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया तो 50% आपका जो उत्तर देना है वो 50% उत्तर देना तो वह आपका वहीं क्लियर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न को ढंग से पढ़े। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है। देखो नृत्य नाच, अरे नृत्य नाच होता है। फिर श्रृंगार श्रृंगार, श्रृंगार भाई अपन ने अपने जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं या जो ये कहें कि घर पर अपन श्रृंगार शब्द का प्रयोग थोड़ी करते हैं। कौन से का करते हैं? श्रृंगार शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अपनी दादी है, दादा है, वो श्रृंगार शब्द का प्रयोग करते हैं, श्रृंगार का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये तत्सम और ये क्या है? तद्भव है। फिर देखो चक्षु आंख, और फिर है दधी दही। घर पे आप दही शब्द का ही प्रयोग करते हैं, दधी का नहीं प्रयोग करते ना। तो मैंने कहा जो शब्द आप काम में लेते हैं वो तद्भव है, जिस शब्द का आप काम में नहीं लेते हैं वो क्या है? तत्सम है। अब यहां देखो मित्रों चक्षु आंख, इसको ध्यान से देखो। चक्षु आंख, चक्षु को भी अपन काम में नहीं लेते हैं, आंख को ही काम में लेते हैं, लेकिन इसका उत्तर यही होगा चक्षु आंख। यहां एक बात ध्यान रखना मित्रों, एक शब्द के पर्यायवाची अनेक होते हैं, एक शब्द के पर्यायवाची अनेक होते हैं, लेकिन प्रत्येक पर्यायवाची शब्द तत्सम नहीं होता है। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द तत्सम नहीं होगा। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। अरे चक्षु का प्रयोग भी आप नहीं करते हैं, अपना आंख का ही प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यहां तो 4 ऑप्शन सही हो गए।
अरे चारों ऑप्शन सही हो गए। यहां इधर जो ऑप्शन आ रहे हैं इनका उच्चारण अपना आसानी से नहीं कर पाते हैं और इनका उच्चारण अपना आसानी से कर लेते हैं, फिर तो चारों ही सही हैं। नहीं जी, क्योंकि आंख का जो तत्सम रूप होता है वो अक्षी होता है। चक्षु तो इसका क्या है, पर्यायवाची रूप है, और पर्यायवाची रूप कितने भी हो वो कभी तत्सम नहीं माने जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, चक्षु आंख होगा। अगला देखें मित्रों, शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ रहा है। शब्द की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, याद करो क्या बताई थी शब्द की परिभाषा, दिमाग को घुमाओ, क्या मैंने बताया था, याद आ रहा है? देखो क्या बताया था, मैंने बताया था दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, लेकिन ये मेल कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। आई याद परिभाषा, यही बताई थी ना शब्द की परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, लेकिन वो मेल कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक जरूर जुड़ेगा मित्रों, ये केवल इतना मत याद रख लेना कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, नहीं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहेंगे, सार्थक मेल होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन आप, एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, एक या एक से अधिक ध्वनि समूह है लेकिन सार्थक नहीं आया है। एक या एक से अधिक वर्ण समूह है, एक या एक से अधिक वर्ण समूह आता है, लेकिन बोलो इसके साथ में सार्थक लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ। पहले ही मैंने बता दिया कि सार्थक को पढ़ना है, जहां सार्थक आएगा वही उसका क्या होगा, उत्तर होगा। वर्णों के सार्थक समूह को, इसमें आ गया वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक लग गया ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा मित्रों, उत्तर हो जाएगा कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ध्वनि लघुत्तम इकाई ये होगा नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो गया, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगला देखें, संकर, याद करो संकर शब्द क्या बताया था, यहां तो कोष्टक में भी लिखा हुआ है कि दो भाषाओं से निर्मित, शब्द एक होगा, क्या होगा, शब्द एक होगा। जैसे मैंने भाई आपके यहां उदाहरण है, इनमें से ले ले, अपन ने लिया टिकट घर, क्या लिया अपन ने, टिकट घर, ये अपने सामने एक शब्द लिखा हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, संकर, और इसका अर्थ भी दे दिया इसने, इसका क्या दे दिया, अर्थ भी दे दिया। और क्या अर्थ दिया इसका, इसने अर्थ दिया दो भाषाओं से निर्मित, यानी जब जो शब्द आपके सामने दिया हुआ है उसके दो टुकड़े करो आप, एक टुकड़ा तो टिकट और दूसरा हो गया घर, ये जो दोनों हैं वो अलग अलग भाषाओं के होने चाहिए, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं के। बोलो टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों भिन्न भिन्न भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं के शब्द हुए या नहीं हुए, इसका मतलब टिकट घर संकर शब्द है। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी भाषा का हो गया, यात्री हिंदी भाषा का हो गया, इसका मतलब रेल यात्री भी संकर शब्द है। प्रश्न में नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान से पढ़ना, नहीं है, नहीं पूछ रहा है। किताब घर, किताब भी, किताब विदेशी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों भिन्न भाषाएं हो गई। फिर चिड़िया घर, चिड़िया भी हिंदी भाषा का है, घर भी हिंदी भाषा का है। दो भाषाओं, भाई ये हिंदी और घर भी हिंदी, तो दो भाषाएं थोड़ी हुई, ये तो दोनों एक ही भाषा हो गई। यानी कहने का मतलब ये दोनों भाषाएं क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो क्या उत्तर होगा मित्रों इसका, चिड़ियाघर, क्या उत्तर होगा, चिड़ियाघर। अगला देखें मित्रों, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। बताया था मैंने आपको, जब तत्सम बताया तो मैंने कहा था कि तत्सम, दूसरा तद्भव, उदाहरण भी दिया था। तत्सम संस्कृत का शब्द है, इसका संस्कृत का शब्द है। तद्भव ये संस्कृत का ही है, लेकिन यहां आते आते इसका क्या हो गया, रूप बिगड़ गया, यानी यहां जिस रूप में प्रयोग हो रहा था यहां उस रूप में प्रयोग नहीं होगा। तो यही पूछ रहा है, संस्कृत के वे शब्द
जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, यानी परिवर्तन नहीं होना चाहिए भाई। संस्कृत के वे शब्द जो यानी संस्कृत में प्रयोग हो रहे हैं और यदि वैसा का वैसा अपन ने हिंदी में कर लिया तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम। जो का त्यों प्रयोग कर लिया तो वो क्या, तत्सम। और लेकिन यदि उनका रूप बिगाड़ दिया तो वो क्या, तद्भव। तो बोलो यहाँ रूप बिगड़ रहा है क्या, नहीं बिगड़ रहा। जैसा प्रयोग हो रहा है वैसा ही पूछ रहा है, जो का त्यों पूछ रहा है। तो किसे कहते हैं, तत्सम को कहते हैं। किसे कहते हैं, तत्सम को कहते हैं। अगला देखें, तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैंने बताया था मित्रों आपको ये भी दोनों के मैंने टुकड़े किए थे कि तत्सम जो है, तत्सम के तत् प्लस सम टुकड़े हो गए। और वहां मैंने बताया था तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है सम्मान। और ये भी बताया था उसके जो शब्द है वो किसके लिए आया है, उसके जो शब्द है वो किसके लिए आया है, यहां बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, संस्कृत के लिए आया है। किसके लिए, संस्कृत के लिए आया है। तो तत् का क्या अर्थ हुआ, तत् का अर्थ हो गया संस्कृत। तो यही पूछ रहा है तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है, तत् किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मित्रों क्या उत्तर हो जाएगा, संस्कृत उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे प्रत्येक प्रश्न मैंने जो पिछले वीडियो जो हुए हैं उन वीडियो में जो बताया था उसी के आधार पर आप अपने प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे हैं। बोलो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से मित्रों आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस कोशिश पूरी करूंगा कि आप जो विश्वास मेरे साथ में बनाएंगे आपके उस विश्वास को कभी कम नहीं होने दूंगा। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है। क्या पूछ रहा है, ये नया आ गया, ये मैंने वीडियो में नहीं बताया था। तो कुछ तो प्रश्न में अलग भी होना चाहिए कि भाई ये तो है नहीं कि जो अपन ने पढ़ लिया वही सारा अगर प्रश्न में डाल दिया तो फिर प्रश्नों का मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का मतलब क्या हुआ। तो ये अलग आ गया, ये मैंने नहीं बताया। तो परीक्षा में भी कई बार प्रश्न ऐसा आ जाता है जो अपना बिना पढ़ा हुआ हो, तभी तो अभ्यास प्रश्नावली महत्वपूर्ण प्रश्नावली होती किस लिए है कि कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जो अपना नहीं पढ़ा हुआ पिछले वाले में। तो देखो ये क्या पूछ रहा है, वाक्य में प्रयोग के आधार पर पूछ रहा है। अपन ने शब्द के जो वर्गीकरण किया था, शब्द के जो प्रकार किए थे, एक किया था उत्पत्ति के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और एक रूप परिवर्तन के आधार पर, यही चार किए थे ना। तो यहां तो अलग आ गया मित्रों, किसके आधार पर पूछ रहा है, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं या शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है। देखो ध्यान से, वाक्य में प्रयोग के आधार पर पूछ रहा है। मैं आपके सामने वाक्य लिख रहा हूं, राम घर जा रहा है। राम घर जा रहा है। बोलो राम एक संज्ञा शब्द है या नहीं है ना। घर भी एक संज्ञा शब्द है। जाना क्या हो गई, क्रिया। आगे और देखो दूसरा वाक्य, वह बालक होशियार है। ध्यान से समझना मित्रों, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा रहा है। सीधा उत्तर नहीं दे रहा हूं कि 6 भागों में बांटा जा रहा है, 7 भागों में। आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं कि कितने भागों में बांटा जाता है, क्यों बांटा जाता है। वह बालक होशियार है। बोलो वह सर्वनाम, बालक संज्ञा, होशियार विशेषण। आगे देखो, घोड़ा तेज दौड़ता है। लिख दिया वाक्य। घोड़ा क्या हुआ, संज्ञा, तेज क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये सभी अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं क्रिया विशेषण। एक बार आप तो ये देखें कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है और वो कौन कौन से होते हैं। दौड़ना क्या हो गई, क्रिया। और देखो राम और श्याम दोनों भाई हैं। बोलो राम संज्ञा,
श्याम भी संज्ञा शब्द है। और क्या है मित्रों यहां, और एक समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय आगे पढ़ेंगे, अपन पूरा पढ़ेंगे। फिर देखो एक और वाक्य लिखता हूं, राम के साथ सीता वन को गई। लिखा वाक्य, देखो राम भी संज्ञा शब्द, अब यहां सीता भी संज्ञा शब्द, लेकिन के साथ क्या है? ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय। क्या है मित्रों? संबंध बोधक अव्यय। एक लिखूं वाक्य, हे राम यह क्या हो गया? यहां हे राम आया, ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अब वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है, गिन लो। संज्ञा, संज्ञा क्रिया, एक तो संज्ञा, दूसरा क्रिया। फिर देखो वह बालक होशियार है, सर्वनाम संज्ञा विशेषण। अलग कौन सा है? सर्वनाम। तो तीसरा विशेषण, चौथा। फिर देखो घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा संज्ञा, दौड़ना क्रिया आई गई अपने, तेज क्रिया विशेषण, तो पांचवा भेद आ गया। फिर देखो राम और श्याम दोनों भाई हैं, राम भी संज्ञा श्याम भी संज्ञा, लेकिन और क्या आ गया? समुच्चय बोधक अव्यय, छठा भेद आ गया। फिर देखो राम के साथ सीता वन को गई, राम भी संज्ञा सीता भी संज्ञा, के साथ क्या है? संबंध बोधक अव्यय, तो सातवां भेद आपके सामने आ गया मित्रों। हे राम यह क्या हो गया? हे राम क्या है? विस्मयादि बोधक, और विस्मयादि बोधक है तो ये आठवां आ गया। कितने प्रकार होंगे मित्रों? 8 प्रकार होंगे। कौन से ऑप्शन में है? स ऑप्शन में है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 8 प्रकार, यानी स ऑप्शन। प्रश्न क्या था? वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? ध्यान रखना, वाक्य में संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है, वाक्य में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है, विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है, क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, संबंध बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। इनके अलावा अन्य शब्दों का प्रयोग वाक्य में नहीं होता है। कोई कह सकता है गुरुजी राम ने खाना खाया, तो ने क्या है? ने कारक की विभक्ति है, भाई ये शब्द नहीं है। तो ध्यान रखना मित्रों, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं या कितने भागों में बांटा जाता है? 8 भागों में। विकारी 4, 4 अविकारी, 4 विकारी, 4 अविकारी, 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्या होगा उत्तर? 8। अलग बात सीखने को मिली ना। वाक्य में प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये पूछ रहा है पद किसे कहते हैं? ये भी अलग प्रश्न आया आपके सामने। पद किसे कहते हैं? अलग है ना। तो देखो पद मित्रों ध्यान रखना, मैंने लिखा देखो राम, ठीक है, मैंने लिख दिया श्याम, ठीक है, मैंने लिख दिया जैसे घर, ये सभी मैंने लिख दिया गया, ये सभी क्या हैं? शब्द हैं। क्या है? शब्द हैं। क्यों? क्योंकि रा प्लस मैं से मिलकर बना है, तो 2 वर्णों का मेल हो रहा है और वो सार्थक हो रहा है, और 2 वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। श्याम ये भी सार्थक मेल है, घर भी सार्थक मेल है और गया भी। लेकिन यदि अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, राम घर गया, राम घर गया, ये लिख दिया मैंने। अब राम एक शब्द नहीं है, राम एक पद बन गया है। राम एक क्या बन गया है? पद बन गया है। क्यों? क्योंकि जब राम शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं हो रहा था तब तक वह शब्द था, लेकिन जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाएगा तो वह शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा।
वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जब उनका प्रयोग अपन किसी वाक्य में करेंगे तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। अब पढ़ो ऑप्शनों को। स्वतंत्र व सार्थक शब्द, नहीं जी, क्योंकि वो तो शब्द ही होते हैं। वाक्यांश, नहीं जी। संपूर्ण वाक्य, क्या संपूर्ण वाक्य पद होता है? फिर वाक्य किसे कहेंगे? अगर संपूर्ण वाक्य को आप पद कह रहे हैं तो फिर वाक्य किसे कहेंगे? वाक्य में प्रयुक्त शब्द, आ गया ना ऑप्शन में कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो ध्यान रखना मित्रों, बहुत बार पूछा जाता है पद के संदर्भ में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अगला प्रश्न देखें मित्रों, इनमें से किस विकल्प यानी इनमें से किस समूह के सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं? क्या पूछ रहा है? रूढ़ शब्द पूछ रहा है। प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ा और ध्यान से पढ़ने के बाद में आपका जो ध्यान है, जो प्रश्न में पूछ रहा है वहां जाना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न में रूढ़ शब्द है पूछ रहा है, नहीं आया इसमें। क्या पूछ रहा है? रूढ़ शब्द है। अब यहां देखो, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों के 4 ऑप्शनों में आपको यह देखना है कि तीनों ही न तो संधि का उदाहरण होना चाहिए, न समास का होना चाहिए, न उपसर्ग का होना चाहिए, न प्रत्यय का होना चाहिए। देखो, एक तो है बादल, फिर है घर और एक है जल। प्रश्न को ऐसे भी ध्यान से पढ़े, इनमें से किस समूह के सभी शब्द बोल रहा है, यानी एक भी नहीं होना चाहिए, सभी शब्द क्या होने चाहिए? रूढ़ होने चाहिए। देखो, बादल, घर, जल, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ो। आंख, पंकज, सेवा। चलो, ये दोनों आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन पंकज समझ में आ गया होगा। कौन से समास का उदाहरण? बहुब्री का। बहुब्री के उदाहरण किस में आते हैं? योग रूढ़ में। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखें, अंग, कमल, विद्यालय। विद्यालय में संधि होती है विद्या प्लस आलय। ये दोनों कौन से शब्द हैं? आपको ये दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपने एक शब्द को पहचान लिया, इसका मतलब इसका उत्तर ये भी नहीं है। तीसरा, निर्माण, ध्वंस, सर्जन, निर्माण, नी प्लस मान शब्द संधि हो रही है ना, संधि का उदाहरण हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा अपने सामने, तो पहला बादल, घर, जल। बोलो, बादल में कौन सी संधि है या समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय? नहीं है। घर में नहीं है, जल में भी नहीं है। क्या पूछ रहा है? रूढ़ शब्द। तो यही इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। अगला देखें मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? वही पूछ रहा है, यानी संधि का उदाहरण नहीं होना चाहिए, समास का नहीं होना चाहिए, उपसर्ग का नहीं होना चाहिए, प्रत्यय का नहीं होना चाहिए। बोलो, स्नानागार संधि का उदाहरण है, स्नान प्लस आगार संधि होती है। काला, विद्यालय, पुस्तकालय, विद्यालय में भी संधि होती है, विद्या प्लस आलय। पुस्तकालय में भी पुस्तक प्लस आलय संधि होती है। लेकिन काला शब्द में कौन सी संधि है? कोई संधि नहीं है, कोई समास नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, और दूसरी बात आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या उत्तर होगा मित्रों? काला, यानी ब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, केला का तत्सम शब्द है। क्या पूछ रहा है? केला का तत्सम शब्द है। केला शब्द आप बार बार प्रयोग में लाते हैं, केला ही काम में लेके, यानी केला शब्द आप प्रयोग में लाते हैं, बार बार आप केला ही बोलते हैं। क्या आप कभी कदली बोलते हैं? भाई, आप जैसे मार्केट में जाए, आपको केले लेकर आने हैं, आप कहते हैं कि कदली लेके आऊंगा? नहीं ना, क्या बोलते हैं आप? तो केला। इसका मतलब ये तद्भव है। और जो अपन नहीं बोल रहे हैं वो क्या है? तत्सम। तो क्या हो गया मित्रों इसका? कदली। केला का तत्सम क्या होता है? कदली। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या पूछ रहा है? तद्भव। पहला ऑप्शन ऊपर रह आ रहा है, और मैंने बताया था ऊपर रह वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तो पहला तो क्या हो गया? तत्सम। क्या पूछ रहा है प्रश्न में? तद्भव। कर्तव्य ऊपर रह आ रहा है, तत्सम है। अश्रु संयुक्त अक्षर आ रहा है, और संयुक्त अक्षर के उदाहरण आपको तत्सम में बताए थे मैंने, तो ये भी तत्सम। कछुआ, इसमें कोई संयुक्त अक्षर नहीं आ रहा है, कोई हलंत नहीं आ रहा है, कोई अनुस्वार का प्रयोग नहीं हो रहा है, कहीं भी मूर्धन्य स नहीं आ रहा है, कहीं भी री नहीं आ रहा है, कहीं भी ट वर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा। चारों में से तद्भव कौन सा है? कछुआ। अगला देखिए 27वां,
किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है बताना है। एक तो ऑप्शन है घोटक, एक है उस्टर, एक है मक्षिका, एक है छतरी। आप चारों ऑप्शनों में देखो किसका नाम आपने सुना है, चारों में देखो, सोचो किसका नाम सुना है? छतरी सुना है ना आपने नाम, तो यही क्या तत्सम नहीं है? यही तत्सम नहीं है। छतरी आपने सुना है, बाकी का नाम आप प्रयोग में नहीं लाते हैं। जो शब्द आप प्रयोग में नहीं लाते हैं वो तत्सम है, और जो शब्द आप प्रयोग में लाते हैं वो क्या है? तद्भव है। अगला देखें, इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? एक भी तत्सम नहीं होना चाहिए। देखो, हस्त, पाद, मस्तक, हस्त, पाद, मस्तक प्रश्न में पूछ रहा है, एक भी तत्सम शब्द नहीं है। हस्त हाथ बोलते हैं, आप हस्त काम में नहीं लेते हैं शब्द। आप पाद पैर काम में लेते हैं, पाद काम में आप बोलने में कौन सा शब्द काम में लेते हैं? पाद या पैर? पैर ही बोलते हैं। मस्तक सबके सब माथा बोलते हैं, मस्तक कोई भी नहीं बोलता है। दूसरा, हाथ, मस्तक, पांव, ये दोनों तो आ गए, लेकिन मस्तक आ गए इसमें तत्सम, जबकि प्रश्न में पूछ रहा है तीनों क्या होने चाहिए? तद्भव होने चाहिए। यानी कहने का मतलब एक भी तत्सम नहीं होना चाहिए उसमें। हाथ, पांव, माथा, ये तीनों, हाथ भी शब्द आप काम में लाते हैं, पांव भी शब्द काम में लाते हैं, और माथा भी आप काम में लाते हैं। इसका मतलब यही क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। देखो, यहाँ तो हस्त आ गया, यहाँ क्या आ गया? मस्तक आ गया। और यहाँ तीनों शब्द हाथ, पांव, माथा, ये तीनों क्या होंगे? तत्सम नहीं होंगे, तद्भव होंगे। अगला प्रश्न देखें, किस क्रम में देशज शब्द है? क्या पूछ रहा है? देशज। और देशज क्या बताया था आपको? मनगढ़ंत शब्द होते हैं, यानी जिनका कोई उत्पत्ति का स्रोत ही नहीं होता है कि उनका जन्म कहां से हुआ है। मनगढ़ंत है, अपने मन के द्वारा गढ़े हुए शब्द हैं। तो देखो, तमन्ना नहीं जी, यहां तो देखो संयुक्ताक्षर आ रहा है, मनगढ़ंत शब्द नहीं है। फिर देखो, बोंदू, अग्नि, अग्नि में संयुक्ताक्षर आ रहा है। अक्षी, अक्षी आप काम में नहीं लेते हैं, आग काम में लेते हैं शब्द, तो इसका मतलब अक्षी तत्सम है। अग्नि काम में नहीं लेते हैं आप, आग काम में लेते हैं शब्द, इसका मतलब अग्नि भी तत्सम है। और तमन्ना आप काम में लेते हैं? नहीं। बोंदू, ये मनगढ़ंत शब्द है, तो यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा कि देश शब्द कौन सा होगा? बोंदू। फिर अगला अंतिम प्रश्न है मित्रों आज का, मनगढ़ंत शब्दों को हिंदी भाषा में कहा जाता है। मनगढ़ंत शब्दों को हिंदी भाषा में कहा जाता है। इससे पहले वाले प्रश्न में ही बताया था मैंने कि मनगढ़ंत शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा मित्रों? देशज। तत्सम संस्कृत के शब्द है, तद्भव शब्द संस्कृत का है, लेकिन हिंदी भाषा में आते आते उसका रूप बिगड़ गया। संकर, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनने वाला शब्द संकर कहलाता है। एक बच गया देशज, यही क्या कहलाता है? मनगढ़ंत शब्द, या जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चले, या जिसके स्रोत का कोई पता नहीं चले, वही क्या होता है? देशज शब्द होता है। ये मित्रों आज की अपनी प्रश्नोत्तरी थी। अपन ने जितने भी प्रश्न निकाले हैं, आपने देखा होगा कि पिछले जो अपन ने प्रकरण पढ़ा है उससे संबंधित जो वीडियो आपने देखे हैं, आपने यदि ध्यान से वीडियो देखा है तो एक भी प्रश्न इस प्रकार का नहीं है कि आप उसका जवाब नहीं दे पाए। और ये सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न थे और आप आसानी से जवाब दे रहे हैं। और मेरे द्वारा उन वीडियो में बोले गए, मैंने जो बात बताई है कि आपको इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देखना है, वही बातें यहाँ लागू हुई है मित्रों। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहें और आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाते चलें। जिस विश्वास के साथ आप मेरे साथ जुड़ेंगे, ये विश्वास मैं आपका कभी भी कम नहीं होने दूंगा। धन्यवाद मित्रों।